हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली कि हमें रियल फंड के ऊपर एक तो फॉरेक्स कब से जो है वो करनी चाहिए, और उस फंड के ऊपर हमें कितना हमारे पास फंड होना चाहिए जिससे हम फॉरेक्स के अंदर प्रॉपर्ली ट्रेड कर सके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अपने आप में ठीक है, लोगों का जब शुरू में इनिशियल एक्सपोज़र होता है फ फॉरेक्स से, तो फिर उनके ज़हन में क्वेश्चन आता है, उनके लिए ठीक है। लेकिन अपने आप में क्वेश्चन के अंदर ना एक एम्बिग्यूइटी है। वो ये है कि हमें जो है ना फॉरेक्स के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि हम कितने फंड के ऊपर ट्रेड करेंगे। बेसिकली ये होना चाहिए कि हम किसी भी फंड के ऊपर कितने परसेंट रिस्क लेंगे या कितने परसेंट के साथ उसको हम लेके ग्रो करेंगे, ठीक है? इंस्टेड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स के मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए कि हम फॉरेक्स के अंदर रियल फंड के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट ही कब करेंगे, ठीक है? इंस्टेड कि आप पूछे कि हम कितने फंड से जो है वो फॉरेक्स स्टार्ट करें। अब रियल फंड के ऊपर ट्रेड करने के लिए आई वुड डेफिनिटली रिकमेंड यू कि आप कम से कम एक डेमो अकाउंट किसी भी क्वांटिटी का, उसको आपने 2x करना है, ठीक है? लेकिन आपने उसको 2x ऐसे नहीं करना कि आपने उसके ऊपर अन्य लॉट साइज़ खोल के और विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आप उसके ऊपर 2x कर रहे हैं। आपने पर ट्रेड टोटल 2% का रिस्क लेना है पर ट्रेड का। यानी आपका अकाउंट लगातार 50 ट्रेड्स आपके अकाउंट के ऊपर लगें, कम से कम, और वो 50 ट्रेड्स आपका अकाउंट पॉजिटिव के अंदर सर्वाइव करे और फिर जाके वो अकाउंट आपका डबल हो, तो तब तक आप वेट करें, ठीक है? और ये होने के बाद भी हालाँकि इसके अंदर इतना ही टाइम लगता है, नॉर्मली आपको तकरीबन 1 से 2-3 मंथ इसके अंदर लग जाएँगे, इस तरीके से अकाउंट को ग्रो करने के लिए भी ना। लेकिन आई एम सॉरी, यहाँ पे ना डिलीट करके एक बटन था, हाँ। लेकिन ये भी अगर आप कर लेते हैं, तो इसके बाद फिर आपने एक और चीज़ करनी है कि आपने कम से कम 1 सेंट काउंट करके, यानी आप ये पहले एक डेमो अकाउंट आप 2x कर लेंगे, इसके अंदर आपको 3 महीने लग जाएँगे, ठीक है, करते-करते। उसके बाद आप एक सेंट अकाउंट जो है ना, सेंट अकाउंट आपने स्टार्ट करना है $10 का, और वो $10 का स्टार्ट करके, ये सेंट अकाउंट क्या होता है, $10 में क्यों स्टार्ट होता है, ये भी मैं आपको बताऊँगा क्यों होता है ना। लेकिन आपने ये स्टार्ट करना है और आपने इसके अंदर कम से कम 2% रिस्क के साथ इसको जो है वो आपने डबल करना है, ठीक है? इसको भी आपने 2% रिस्क के साथ डबल करना है, जिसे कहते हैं इन 2-3 मंथ्स आपको इसके अंदर भी लग जाएँगे, ठीक है? और ये सारा कुछ करने के बाद आपको टोटल उस वक़्त ट्रेडिंग के अंदर टाइम हो जाना चाहिए कम से कम 6 महीने का। 6 महीने आप मार्केट में स्पेंड करें, उन 6 महीने में आपने एक डेमो अकाउंट जो है वो 2x कर लिया हो, एक $10 का सेंट अकाउंट आपने 2x कर लिया हो, और आपको 6 महीने हो जाएँ मार्केट के अंदर, तो आपने जो है ना उसके बाद आपने रियल फंड के ऊपर ट्रेड करने के ऊपर आना है। अब ये सारी जो मैंने तमहीद बाँधी है ना, इसकी रीज़निंग जो है वो मैं प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं कोई भी बात बगैर लॉजिक के नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे आइडिया है कि लॉजिक के बगैर की हुई बातों का ना अक्सर कोई अच्छा इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ता होता, ठीक है? तो हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चल के देखते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। 6 मंथ्स का टाइम पीरियड बेसिकली मैंने आपको इसलिए कहा है, क्योंकि 6 मंथ के अंदर होता क्या है कि ग्लोबल और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ना, नॉर्मली जो क्वार्टर बाय क्वार्टर की न्यूज़ेज़ होती हैं और जो ईयर बाय ईयर की न्यूज़ेज़ होती हैं, अ, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती होती हैं मार्केट के अंदर, ठीक है? कोई न्यूज़ आपकी 6 महीने बाद किसी न्यूज़ का टाइम हो रहा होता है क्वार्टर बाय क्वार्टर, फॉर एग्ज़ाम्पल साल को ना 4 क्वार्टर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, 3-3 मंथ्स के। जनवरी, फ़रवरी, मार्च का 1 क्वार्टर होता है, फिर अप्रैल, मई, जून का दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, और फिर उसके बाद चौथा, सो ऑन। 3-3 महीने के ना 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है? और उनके अंदर पूरे साल को डिवाइड किया जाता है। जब आप 6 महीने मार्केट के अंदर ट्रेड कर लेंगे ना, तो आप नॉर्मली 2 क्वार्टर बाय क्वार्टर की बड़ी न्यूज़ेज़ से जो है वो गुज़र चुके होंगे, और आपको आइडिया होगा कि जब क्वार्टर बाय क्वार्टर की न्यूज़ आती है, या ईयर बाय ईयर की न्यूज़ आती है, या एफओएमसी की न्यूज़ आती है, तो उस वक़्त मार्केट क्या बिहेवियर करती है, ठीक है? अगर आपको प्रैक्टिकली ट्रेडिंग में 3 मंथ हो भी गए दरमियान में, लेकिन आपने क्वार्टर बाय क्वार्टर की कोई न्यूज़ फेस नहीं की होगी, तो हो सकता है कि एक दिन ऐसा है जिस दिन आपको ट्रेड नहीं करनी थी, और आप उस दिन क्वार्टर बाय क्वार्टर की न्यूज़ के ऊपर जो है वो आप ट्रेड कर लें, और आपका अकाउंट जो है वो ओवरऑल माइनस के अंदर चला जाए, ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हमने ऐसी पॉसिबिलिटीज़ से बचने के लिए क्या करना है कि हमने क्वार्टर बाय क्वार्टर के न्यूज़ेज़ को डेमो अकाउंट के ऊपर निकालना है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने इन इन न्यूज़ के टाइम पे मार्केट को अवॉइड करना है, ठीक है? अच्छा, एक तो ये रीज़न हो गई, ठीक है? उसके अलावा क्या-क्या रीज़न्स हैं हमारे पास? बिग की इवेंट्स जो हैं वो नॉर्मली हो जाती हैं। साल 6 महीने जब आप ट्रेड करेंगे ना, दरमियान में कोई एक आधी कंट्री की वॉर आएगी। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो है ना वॉर चल रही है आपकी, पहले आपकी यूक्रेन रशिया की वॉर जो है वो स्टार्ट थी, उससे पहले भी कोई ईरान वगैरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था अमेरिका के साथ। उसके अलावा जो है वो अभी लेटेस्ट आपकी इज़राइल पैलेस्टाइन वॉर चल रही है। तकरीबन कोई 5-6 महीने में ये चीज़ें भी जो है वो आप मार्केट के अंदर देख लेते होते हैं। इन कंडीशंस के अंदर भी अब मार्केट क्या बिहेव करती है, किस तरह बिहेव करती है, वो भी आपको अच्छे तरीके से आइडिया तब होगा जब आपको 6 महीने डेमो अकाउंट के ऊपर जो है वो गुज़रते हुए हो जाएँगे। कोई ना कोई शख्स बात करेगा इसके ऊपर लाज़मी, तो आपका आइडिया हो जाएगा कि यार बिग की
इवेंट्स जो है ना उसके मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। कोई वॉर आ गई है, कोई पेंडेमिक आ गई है, या आपकी कोई इंटरनेशनल कोई रेवोल्यूशन जो है वो होने वाला है, कोई कंट्री न्यू बनने वाला है, या कहीं कोई पीस ट्रीटी साइन होने वाली है, किसी भी किस्म का जो इंटरनेशनल इवेंट होता है उसके ऊपर मार्केट क्या बिहेव करती है, आपको इस चीज का आइडिया होगा जब आप मार्केट के अंदर 6 महीने का टाइम गुजार लेंगे। अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ मार्केट, अब मार्केट का जो बिहेवियर होता है ना वो अंडरस्टैंड करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी इसके अंदर, वन डे, वीकली, मंथली कैंडल्स के हिसाब से। ये क्या चीज है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली जो है ना वो करके बताऊंगा। ओके, ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि वन डे, वन वीक की जो कैंडल्स वगैरह होती हैं उनका किस तरीके से हिसाब किताब चल रहा होता है। फिर अंडरस्टैंडिंग हाउ लिक्विडिटी जोन वर्क्स, जब आप बार बार 6 महीने मेरे साथ ट्रेड्स कर लेंगे ना, आप दो अकाउंट्स को 2x कर चुके होंगे, एक तो अपने डेमो अकाउंट को और एक अपने $10 के रियल सेंट अकाउंट को, जब आप 2x कर चुके होंगे ना, तो आप मार्केट में अगर 2% रिस्क के साथ आपने किया है, तो आप कम से कम 100 ट्रेड जो है वो उससे गुजर चुके होंगे। जब आप 100 मरतबा ट्रेड से गुजर चुके होंगे, उसके बाद आपको ये काम बोरिंग लगने लग जाएगा। आपको इस काम के अंदर कोई न्यू चीज नहीं फिर देखने को मिलेगी, आपको सेम वही ओल्ड स्टफ मिलेगा कि यार हाँ, लिक्विडिटी जोन्स ऐसे होते हैं, एक जोन फेल हो जाता है तो हम नेक्स्ट जोन के अंदर इस तरीके से एंटर होते हैं, और वहां से हमने फिर ट्रेड को पकड़ के और दोबारा से रिवर्स लेके आना होता है, ये वो। अच्छा, मजे की बात इसमें पता क्या है, मैं इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि मैं मुझे आइडिया रहे कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। लेट्स से कि आपने $10 का अकाउंट लिया था, आपने पर ट्रेड इसके ऊपर 2% रिस्क लिया, यानी कि आपने पर ट्रेड इसमें 20 सेंट्स जो है वो अर्न करने हैं, ठीक है, 20 सेंट्स। आपने 50 ट्रेड्स की इसके ऊपर और आपने इस अकाउंट को डबल कर लिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपके पास एक साइकी डेवलप हो जाएगी। अब आपके लिए मैटर नहीं करेगा कि यहाँ पर जीरोस कितने हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक के बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, वट एवर द नंबर ऑफ जीरोस आर इन फ्रंट ऑफ दिस वन, इट डजेंट मैटर फॉर यू। क्यों? आपकी परसेंटेज है, परसेंटेज 2% है। अगर आपको कोई शख्स कहता है कि यार $10,000 का मैं आपको फंड दूंगा, आप उसके ऊपर कितना रिस्क के साथ काम करोगे? आप उसे कहोगे कि भाई जितना मैं $10 पे करता हूँ उतना ही मैं $10,000 के ऊपर भी कर लूंगा। आप $10,000 के ऊपर भी 2% रिस्क लोगे, आप $10 के ऊपर भी 2% रिस्क लोगे, आप $100 के ऊपर भी 2% रिस्क लोगे, आप $1,000 के ऊपर भी 2% रिस्क लोगे। रिकमेंडेड तो वैसे स्टार्ट में मैं 1% करता हूँ, 2% मैं इसलिए कह रहा हूँ जैसे ही आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली आप 2% इसके ऊपर आ जाओगे, एंड इट्स अ गुड रिस्क फॉर स्टार्ट। ये अच्छा रिस्क है, 2% का रिस्क जो है वो इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ रिस्क। आप अच्छे तरीके से इसके ऊपर ट्रेड करके काफी जल्दी जो है वो अपने फंड को इंक्रीज कर सकते हो यार। 30% तो मंथली इंक्रीज करना इज लाइक नथिंग। मैं हर महीने जो है ना 2% रिस्क के ऊपर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं 2.5% रिस्क लेता हूँ पर ट्रेड, और मैं तकरीबन महीने में अकाउंट को 100% ग्रो कर लेता हूँ नॉर्मली, ठीक है। लेकिन मैं आपको 100% अश्योरिटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर आपको मेरे लेवल तक की ट्रेडिंग आ जाती है, या मेरे लेवल से आधी भी आपको ट्रेडिंग आ जाती है, या आपका कोई तीसरा चौथा मंथ चल रहा है, तो उसके अंदर भी फॉर श्योर आई कैन से यू कि आप 30% तक ग्रोथ मंथली इजीली कर सकते हैं अकाउंट के अंदर। और अगर आप 30% मंथली कर रहे हैं तो आपका 100% तकरीबन जो है वो 3 महीने के अंदर इजीली हो जाता है फॉरेक्स के अंदर ग्रोथ, ठीक है। लेकिन आपने ये नहीं करना कि आपने लगाने $100 है स्टार्ट में, आप रिस्क ले रहे हैं पर ट्रेड 20%, आप इसको जो है वो $100 को $300 करने का सोच रहे हैं 1 महीने के अंदर। ये अगर आप करेंगे तो ये स्ट्रेटेजी आपकी फेल है। मैं भी आपको बता रहा हूँ फॉरेक्स के अंदर आपको कुछ नहीं बनने वाला अगर आप इस माइंडसेट से आ रहे हैं। तो इट डजेंट मैटर कि आप कितने फंड से स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट मैटर्स इज कि आप उसके ऊपर परसेंटेज ऑफ रिस्क कितना ले रहे हैं और उसको कॉन्स्टेंटली लेते हुए आप उसके ऊपर ट्रेड कितना कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप 6 महीने इस तरह मेरे साथ चल लेते हैं ना, तो हो सकता है कि पहले तो आपका डेमो अकाउंट ही फेल हो जाए, और डेमो अकाउंट जब आपका फेल होगा तो आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा। जस्ट अ सेकंड, लेट मी सी सम मैसेजेस। मैक्सिमम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए अली भाई? मैं यही बता रहा हूँ बड़ी। मैक्सिमम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट तो हम तब देखते हैं ना, जब मैक्सिमम और मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो हम तब देखते हैं कि हम जो है वो हमें रिस्क स्ट्रक्चर हमारा जो है वो पहले से कन्फाइंड ना हो। हमें तो पता है ना कि हमने 2% रिस्क लेना है। अब आपकी जेब में जितने भी पैसे हैं, आई वुड फॉर श्योर से ऑन द रिकॉर्ड कि आपकी जेब में जितने भी पैसे हैं, अगर आपका रिस्क स्ट्रक्चर 1% रिस्क के ऊपर वेल डिफाइंड है, तो आप वो सारे सारे के सारे डाल दे भले। अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है, आपने एक डेमो अकाउंट जो आपका फ्री बनता है, ठीक है, आपने इसको 2x कर लिया है, वो भी 50 ट्रेड से, ठीक है। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग आपको आ गई है। अब आपने खुद को टेस्ट देने के लिए एक अदद $10 का अकाउंट, मिनिमम $5 से भी स्टार्ट हो जाता है। मिनिमम आप कह सकते हैं कि मिनिमम कितना कर सकते हैं, मिनिमम $5 से भी स्टार्ट हो जाता है। आप $10 के या $5 के अकाउंट को आप स्टार्ट करें, आप उसको 2x कर लें,
50 ट्रेड्स के साथ, कम से कम 50 ट्रेड्स के साथ आपने 2% या 1% रिस्क के ऊपर आप उसको कर ले। उसके बाद जब आप ये दो चीजें कर चुके होंगे ना, फिर मेरे भाई आपको खुद ही टेंशन नहीं होगी। फिर आप ये मुझसे नहीं पूछेंगे कि यार हमने कितना जो है वो फंड करना है, ना आप मुझसे ये पूछेंगे कि हमने रिस्क कितना लेना है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि यार 1 और 2% रिस्क के दरमियान हम अच्छा खेल लेते हैं। हम जितने भी पैसे हैं फिर फॉरेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितने भी हमारे पास पड़े हैं हम 2% रिस्क के साथ इजीली कर सकते हैं। जब आप ये दो काम कर लें, एक तो आपने ये डेमो अकाउंट को डबल करना है, फिर आपने इस $10 के सेंट अकाउंट को डबल करना है। 2 दफा की आपकी टेस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद आपकी जेब में जितने भी ऐसे पैसे पड़े हैं, हाँ जो आपके अपने हैं, उधार ना लें। इन्वेस्टर पकड़ना है तो प्रॉपर एक एग्रीमेंट के साथ पकड़ें। लेकिन आई विल फॉर श्योर रिकमेंड यू कि आप जो है वो किसी से पैसे लेके स्टार्ट ना करें अभी बड़ी अमाउंट को। बड़ी अमाउंट पहले अपनी ही लगाएं ताकि आपके ऊपर कोई लायबिलिटी ना हो, ताकि आपको टेंशन ना हो और कुछ नहीं। वरना आप जब एक डेमो अकाउंट को 2x कर लेंगे और एक $10 के अकाउंट को 2x कर लेंगे, उसके बाद ये पीछे सारे क्वेश्चंस जो है ना वो रह जाते हैं कि हमने कितने फंड से स्टार्ट करना है। फिर तो बस ये है, हाँ फिर आप बस ये है कि आप ये देख लें कि अगर $100 लगाएंगे तो पर ट्रेड आपको, अगर 2% आप रिस्क लेते हैं तो पर ट्रेड आपको $2 बच जाया करेगा। बस इससे ज्यादा नहीं आपने बचाना, कोशिश भी नहीं करनी ज्यादा बचाने की। उसकी रीजन ये है कि आप अगर इससे ज्यादा के चक्कर में जाएंगे तो आप रिस्क बढ़ाएंगे, रिस्क बढ़ाएंगे तो आपका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपकी मेंटल जो जो साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब होगी और आप फिर आप अकाउंट लिक्विडेट कर लेंगे अपना। इसलिए आप ये जरूर पूछ सकते हैं कि हम अगर $1000 का अकाउंट लगा रहे हैं तो हमने $1000 के अकाउंट के से 1 ट्रेड कमाना कितना है पर ट्रेड। आप $20 कमाएं उससे आराम से, कौन से पर ट्रेड। आप उसमें आराम से जो है वो, अगर आपने यहाँ जीरो बढ़ाया है फिर आप यहाँ जीरो बढ़ा दें, फिर आप यहाँ जीरो बढ़ा रहे हैं फिर आप यहाँ जीरो बढ़ा दें। सिंपल, आपने जीरोस फिर इंक्रीज करने हैं। आपने ये नहीं करना कि आपने लगाना 10,000 है डॉलर और आपने उससे डेली का जो है वो $200 निकालना है। ये नहीं आपने करना। पर ट्रेड आपने $200 नहीं निकालना, आपने पर ट्रेड $20 निकालना है, जो कि 2% बनता है $1000 का। ठीक है, ये काम आपने उसके अंदर करना है। अच्छा, क्वेश्चन है, I'm actually unwell today. Would you please send the recording in the Discord? हाँ for sure, I will definitely send the recording. बल्कि ये प्लेलिस्ट है। I would recommend you कि अगर आपका पिछला लेक्चर में भी कोई मिसिंग हो या किसी बंदे ने पिछला लेक्चर नहीं देखा हुआ, तो जो डिस्कॉर्ड के अंदर लिंक है प्लेलिस्ट का, उसके अंदर ये लेक्चर मैंने अपलोड करना है अभी। ठीक है, इसलिए आप अभी इसको गौर से सुने। अगर अभी आप नोट्स नहीं भी बनाना चाहते, की पॉइंट्स लिखा करें नोट्स के ऊपर ना, जस्ट की पॉइंट्स लिखा करें। अगर आपसे वो भी कोई एक आधा मिस हो जाता है तो डोंट वरी, दिस रिकॉर्डिंग वुड बी अवेलेबल ऑन द प्लेलिस्ट। ओके। अच्छा, अभी मैंने आपको ये चीजें बता दी। जो चीज रह गई है एक्सप्लेन करने वाली वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द मार्केट एंड 1 डे 1 वीक मंथली कैंडल्स की आपको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत हाउन हो जाएगी। ये इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। आई एम टेलिंग यू दिस फॉर जस्ट द रिकॉर्ड। ये इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आपको इसकी भी अंडरस्टैंडिंग आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी कि ये किस तरीके से होता है। इसकी सिंपल सी डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट ओपन द चार्ट फॉर यू के हियर। ठीक है, अभी गोल्ड को जिन चढ़े हुए हैं। हम एक और ओपन करते हैं गोल्ड का चार्ट, कोई दूसरे ब्रोकर को ओपन कर लेते हैं। इस पे मैंने एनालिसिस अभी ड्रॉ ना की। ओंडा का चार्ट हम ओपन कर लेते हैं। अब ओंडा का ना हम 1 डे का चार्ट देखते हैं। ठीक है, नॉर्मली मार्केट क्या करती है, जो मार्केट की नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। मार्केट ना अपनी 1 डे की 1 डे में भी, 1 मिनट में भी, 1 आवर में भी, 3 मिनट्स में भी, 5 मिनट्स में भी, हर हर टाइम फ्रेम के अंदर नॉर्मली, और जिन टाइम फ्रेम के साथ 1 या 4 1 लगता है ना, वो तो फॉर श्योर मार्केट अपनी एक जो पुरानी कैंडल होती है ना, एक पुरानी रिश्तेदार कैंडल, उसके पास लाजमी जाती होती है। ठीक है, मार्केट हमेशा उसको जो है ना टच करने की कोशिश कर रही होती है। अब ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मार्केट ना, मार्केट की आप मूवमेंट चेक करें। ये 1 डे की कैंडल थी ग्रीन, उसके बाद मार्केट कॉन्स्टेंटली गिरती रही है। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ गई है ना, तो जहां से ये ग्रीन कैंडल बनी थी ना, मार्केट ने इस कैंडल को यहाँ पर दोबारा मीट करने की कोशिश की है और उसके बाद फिर मार्केट गिर गई। ठीक है, फिर यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी थी। ठीक है, यहाँ से गिर रही थी गिर रही थी गिर रही थी, मार्केट ऊपर आई है, इसने इस ग्रीन कैंडल को मीट करने की कोशिश करी है, फिर गिर गई है। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे आई थी, अगली ही ग्रीन कैंडल ने इसको मीट करने की कोशिश की है, फिर गिर गई है। फिर मार्केट आई है और इस कैंडल को मीट कर रही है, और यहाँ से हो सकता है मार्केट एक अच्छी रिट्रेसमेंट आपको दिखाए। इस तरह ना आपको बार बार देखने को मिलेगा कि 1 डे की जो कैंडल्स है ना, वो अपनी रिश्तेदार यानी रिलेटिव कैंडल को टच करने जाती है। ये ग्रीन कैंडल थी, engulf हुई, उसके बाद अगली ग्रीन कैंडल आई, इसको मीट करके फिर मार्केट गिर गई। ठीक है, इसी तरह आप आगे भी देखेंगे ना, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल थी, मार्केट ने इसको इंगल्फ किया, नीचे गई। इंगल्फ का मतलब होता है खा जाना, मार्केट इसको खा गई रेड वाली। ठीक है, और फिर ये आई दोबारा, यहाँ पर इसने इसको टच किया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी लंबी वीक बनी है, मार्केट फिर दोबारा नीचे आई। तो मार्केट अपनी जो रिलेटिव कैंडल है ना, उसको मीट करते हुए जाती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज नहीं है, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट ये चीजें भी मार्केट के अंदर बैकएंड पे ना काम कर रही होती है। ठीक है,
या आपने इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इसको नहीं भी समझ आती कोई इतना मसला नहीं है। यही काम ना वीकली में भी हो रहा होता है। अब वीकली में आप देखें, जो लोग कहते हैं ना जी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है जी, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है जी, ये लेवल टूट गया ना जी तो पता नहीं मार्केट ने फिर कहाँ गिर जाना। तो वो अक्सर लोग इसको देख के कह रहे होते हैं, देखें यहाँ से मार्केट अपनी रेड कैंडल के साथ ऊपर गई थी, ठीक है, मार्केट वापस आई है ना, तो इसने अपनी इस रेड कैंडल को मीट किया है। मीट करने के बाद वीकली में मार्केट फिर दोबारा ऊपर निकल गई है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट बनती थी, मार्केट इसको टच की है और फिर ऊपर निकल गई है। हम पीछे देख लेते हैं ये कहाँ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जहां पे मार्केट ने खैर गिराई थी वापस आई है, तो मार्केट गिरी नहीं है वीक के अंदर, लेकिन अगर यहाँ आप देखें ये वाली वीकली कैंडल थी, यहाँ से मार्केट गई है इसको नीचे लेके, ठीक है, यहाँ पे मार्केट दोबारा आई है, इस लेवल को दोबारा मीट किया है, इस लेवल को, ठीक है, और फिर यहाँ से ठीक ठाक किस्म का गिर गई है। अब मार्केट के अंदर ना दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एक होते हैं स्विंग ट्रेडर्स और एक होते हैं डे ट्रेडर्स, एक होते हैं स्कैल्पर्स, ठीक है। अब स्विंग और डे ट्रेडर्स को तकरीबन एक जैसे ही होता है, स्कैल्पर थोड़े से डिफरेंट होती है, ठीक है। स्कैल्पर हमें जो 50-50 पिप्स निकाल के और साइड पे हो जाते हैं ना, हम स्कैल्पर होते हैं। जो होते हैं ना स्विंग ट्रेडर्स या डे ट्रेडर्स, वो इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड का ये बड़ा वीकली लेवल है ना, ये वाला लेवल है, ठीक है, तो वो दोबारा वेट करेंगे कि गोल्ड इस लेवल पे आए और यहाँ से फिर वो 100 150 200 300 पिप्स निकालेंगे, ठीक है, इकट्ठे निकाल के और फिर मार्केट से साइड पे हो जाएंगे। फिर वेट करेंगे कि मार्केट जो है वो गोल्ड अपने फिर मजीद जो है वो बड़े लेवल के ऊपर आए। फॉर एग्जांपल ये वाला लेवल था, ठीक है, ये वाली रेड कैंडल थी, यहाँ से ऊपर गई मार्केट। अब जो बड़ा स्विंग ट्रेडर होगा ना, वो क्या करेगा, वो दोबारा इस लेवल के ऊपर वेट करेगा कि मार्केट यहाँ पे आए, तो यहाँ से वो 200-300 पिप्स निकालेगा। यहाँ लेवल बन गया था, तो यहाँ पे अगेन वो जो है वो वेट करेगा, मार्केट यहाँ आ रही है, यहाँ से वो ऊपर जाएगा। उसके बाद वो फिर यहाँ वेट कर रहा होगा बैठा हुआ, यहाँ से वो ऊपर जाने के लिए रेडी रहेगा। फिर वो यहाँ वेट करेगा, यहाँ से जाने के लिए रेडी रहेगा। इस तरह आपको जब 6 महीने मार्केट में हो जाएंगे ना, आप चार्ट के डिफरेंट ऑब्जर्वेंस देखेंगे कि यार चार्ट किस किस तरीके से काम करता है, कहाँ कहाँ से लेवल स्ट्रॉन्ग बन रहे होते हैं, कहाँ से लेवल्स वीक बन रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला लेवल है, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल्स खा रही है मिलके, आगे दोबारा जो स्विंग टेरर होगा वो यहाँ आके बैठा होगा, उसने यहाँ पे ट्रेड ली होगी, उसने 2-3-400 पिप्स इजिली निकाले होंगे। यहाँ पे लेट अस काउंट, 2-3-400 नहीं, ये कोई 1000-1200 पिप बनते हैं, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडर ने ये पिप्स निकाले होंगे फॉर श्योर। रीजन ये है कि सिंपली मार्केट यहाँ पे देखें, फिर दोबारा वही काम हो रहा था, यहाँ से मार्केट जो वो नीचे जा रही थी, स्विंग ट्रेडर दोबारा यहाँ बैठा होगा, उसने 1000 पिप का ऐसा लगाया होगा, 1000 पिप का टीपी लगाया होगा और यहाँ से उसने 1000 पिप निकाल ली होंगे। इसी तरह हर बार ये काम हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर ये कैंडल थी ग्रीन वाली, ठीक है, इसके बाद रेड कैंडल्स काफी सारी आ गई थी, तो ये रेडिटिव कैंडल इसको मीट करने आई है, यहाँ तक गई है और फिर दोबारा नीचे चली गई है। ये चीजें हो रही होती है मार्केट के अंदर। यहाँ पे अगेन ये रेड कैंडल थी, इसको ग्रीन कैंडल से ऊपर ले गई थी, ठीक है, मार्केट फिर नीचे आई है यहाँ पे और फिर यहाँ से निकाल के लेके गई है लेवल को। तो जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं ना, वो इस तरह लंबी लंबी ट्रेड इस तरह कर पाते हैं और आपको वो दिखाते हैं, और ये वो अगर मुझसे आप पूछे ना, मुझे ये पैटर्न इतना खास पसंद नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक तो ट्रेड बहुत लंबी चलती है, ठीक है, आप अपना डेली का खर्चा पानी नहीं निकाल पाते, और मैं पर्सनली इसके ऊपर कंफर्टेबल नहीं हूँ। हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है। मैं कंफर्टेबल हूँ कि 50 पिप्स निकले एक लेवल से और लेवल और अकाउंट जो है वो साइड पे हो जाए। आपने ग्रुप देखा है, मैं डेली कम से कम एक दो टीपीज लगा रहा हूँ, और अभी क्योंकि हम ऑयल और गोल्ड के अंदर ट्रेड नहीं कर पा रहे ड्यू टू वॉर एंड ऑल दैट स्टफ, तो इस वजह से हमारा ऑयल के अंदर और इस वजह से हमारी टीपीज की रेशियो कम हो गई है, वरना नॉर्मली 3-3 4-4 टीपीज लगते हैं इजीली, ठीक है। तो अगर आप डेली का 2% इसके साथ 3-4 टीपीज लगा लेते हैं, यानी आपका डेली का कोई 6-7-8% कैपिटल बढ़ जाता है, या 6-7-8% ना बटे, आपका 4% डेली कैपिटल बढ़ रहा है, तो आप महीने की एवरेज लगा लें आपकी क्या आ जाएगी। आपके 22 3 है, 22 × 4, आपका कम से कम 80-90% अकाउंट जो है वो मंथ के अंदर वैसे ही ग्रो हो जाता है। और मैंने पर्सनली ये काम किए हैं, मैं खुद ये काम जो है वो कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली जो है वो सिंपल सा इसके अंदर फंडा है, कि मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपने 6 महीने मार्केट के अंदर प्रैक्टिस करके 1 डे 1 वीक मंथली वीकली इन सब कैंडल्स का ना बिहेवियर आपने समझना है। जस्ट अ सेकंड, डिस्कॉर्ड के ऊपर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, लेट मी सी दैट। क्लास स्टार्ट, हाँ जी, क्लास स्टार्ट हो गई है भाई, इनको यार लिंक्स दे दो अगर। अच्छा चलो मैं दे देता हूँ। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपने ये जब आप ऑब्जर्वेंस करेंगे ना, 1 डे 1 वीक मंथली कैंडल्स इन सबका, ये आपको 6 महीने तक आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर ये चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी। उसके बाद आप बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। अहमद भाई, आई एम श्योर कि आपका क्वेश्चन इसके अंदर एड्रेस हो गया, अगर हो गया तो यस लिखें, वरना हम Q&A के अंदर तो अभी इसके ऊपर बात मजीद करने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी ना मैं आपको एक और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाला हूँ, किस चीज की भला, इस चीज की।
क्वार्टरली न्यूज़ेस, और स्पेशली इसके अंदर एफओएमसी सबसे बड़ा इवेंट होता है गोल्ड के लिए, ठीक है? अदर 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 पेयर्स के लिए अदर इवेंट्स हैं। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल हम जेपीवाई के अंदर जब ट्रेड करते हैं ना, जेपीवाई के पेयर्स के अंदर, तो बैंक ऑफ जापान की हमें अक्सर जो है वो देखना पड़ता है कि उसकी रिपोर्ट क्या आ रही है। बहुत बड़ा इवेंट होता है और फॉर श्योर उसके अंदर मार्केट बहुत हेवी मूव करती है। प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जीबीपी जेपीवाई का, आई एम सॉरी, हाँ, जीबीपी जेपीवाई का चार्ट है, ठीक है? अब इसके अंदर आप देखें नॉर्मली मार्केट जो है ना वो ऐसे अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन चल रही है, सही चल रही है, बिल्कुल प्रॉपर रिस्पेक्ट कर रही है, सारा कुछ कर रही है। लेकिन जिस दिन बैंक ऑफ जापान की रिपोर्ट थी ना, उस दिन आप देखें कि मार्केट यहाँ से गिरी है, ठीक है? और सीधा विदिन लाइक यानी ये मिनटों में काम हुआ है। 2-3 मिनट की ये गेम थी सारी, और 2-3 मिनट में मार्केट 300 पिप्स गिर भी गई और उसके बाद फिर मार्केट जो है वो उठ भी गई और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर टिका के जो है वो गई है। इसी तरह ये काम जब हो गया ना, इसके फिर आप देखिए कितने अरसे पहले मैं आपको ये काम हुआ हुआ दिखाता हूँ अगेन, ये देखिए। नॉर्मल डेज़ के अंदर मार्केट ने क्या करी थी, मार्केट ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे मूव कर रही थी। लेकिन अचानक से क्या होता है जनाब, यहाँ पे मार्केट गिरना स्टार्ट होती है, ठीक है? और यहाँ से फिर मार्केट सीधा 400-500 पिप्स सीधा गिर जाती है, ठीक है? डायरेक्ट। और गिरने के बाद फिर मार्केट ऊपर उठती है, फिर आती है, फिर अगेन ऊपर स्पाइक मारती है, फिर नीचे आती है, फिर अगेन मार्केट जो है ऊपर चली जाती है। इस तरह के जो की इवेंट्स होते हैं ना, आपको बार-बार कहने का मकसद ये है कि जब आप 6 महीने गुज़ार लेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि यार फलाँ की इवेंट आने वाला है और हमने उस की इवेंट के ऊपर ये काम नहीं करना। अब ये जो रिपोर्ट्स है ना, नॉर्मली ये तकरीबन ना डे टू डेट आती होती है, ठीक है? उन्हीं डेट के अंदर आ रही होती है जिस डेट के अंदर पहले आती रही है, ठीक है? मैं आपको इसकी ना थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ना टाइमली इसको मार्क करते हैं एक दफ़ा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम देखते हैं 67 डेज़ का पीरियड है, ठीक है? हम ये 67 डेज़ पीछे रख के अगर देखें ना, तो पीछे भी इस तरह का कुछ 67 डेज़ पहले लाज़मी हुआ होगा। यहाँ पे है, इससे आई थिंक सो थोड़ी सी पहले आ गई होगी ये बैंक ऑफ जापान की रिपोर्ट। मार्केट यहाँ से उठी है, एक ही दम सीधा ऊपर गई, ठीक है? अच्छा, उससे पीछे हम देखते हैं, इस तरह के इवेंट्स ना आपको अक्सर देखने को मिलेंगे जिसमें मार्केट एक एकदम लंबी स्पाइक्स मार रही हो। ये देखें, यहाँ पे मार्केट आई है, सीधा नीचे गई है। तो जब ऐसे ऐसे दिन जब आएँगे ना, ऐसे दिनों में हमने ट्रेड नहीं करनी। और हमें कैसे पता लगेगा कि हमने ट्रेड नहीं करनी होगी? हमें फंडामेंटल से पता लगेगा कि यार ये जो इवेंट्स हैं, कि इवेंट और हाल्विंग इज़ द सेम और नॉट। देखिए, फॉरेक्स के अंदर होती है हाल्विंग, सॉरी, क्रिप्टो के अंदर हाल्विंग होती है, और वो एक टोटली मेरी नज़र में ना क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा कंट्रोलेबल और टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा स्कैमेबल मार्केट है। इट्स नॉट अ कंप्लीट स्कैम, लेकिन इट्स टोटली कंट्रोलेबल एंड स्कैमेबल मार्केट। उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर फंड बहुत थोड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके टोटल बिटकॉइन का जो साइज़ है ना, जब बिटकॉइन का रेट $67,000 पर बिटकॉइन था, उस वक़्त आपके बिटकॉइन का साइज़ टोटल $1 ट्रिलियन था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर $1 ट्रिलियन इज़ लाइक अ, इज़ लाइक अ पीनट। ये कुछ भी नहीं है, ठीक है? फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, ये थोड़ी कम कंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल दुनिया की हर चीज़ है, लेकिन ये थोड़ी कम कंट्रोलेबल है। जो क्रिप्टो के अंदर हाल्विंग वगैरह हो रही होती है ना, वो कह सकते हैं कि इवेंट है, उसके अंदर हमें आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए। उसमें मार्केट में कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई न्यूज़ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन फॉरेक्स के अंदर भी वही सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन वो न्यूज़ के ऊपर होती है, कि बैंक ऑफ जापान क्या कह रहा है, तो उससे मार्केट हिल सकती है। आज मैंने आपको बताया था कि भई मार्केट आज बहुत ज़्यादा हिल सकती है, जब बैंक ऑफ इसका जीबीपी का बैंक का आज न्यूज़ थी। तो उससे मार्केट काफ़ी ज़्यादा हिल सकती थी। मैंने आपको ग्रुप में ऑलरेडी बता दिया था कि जिसकी ट्रेड्स लगी हुई है ना, वो थोड़ा ध्यान से मार्केट के अंदर आज ट्रेड करे। इसलिए मैंने अपनी ट्रेड के ऊपर भी रिस्क कम कर दिया था, ठीक है? डरते हुए। सिंपल सी बात है भाई, हमें तो डर लगता है कि इवेंट से, सीधी-सी जो बात है। अच्छा, और डरना भी चाहिए अगर आपने अपने अकाउंट को सेफ रखना है तो। अच्छा, अब मैं आपको ना गोल्ड के अंदर ये चीज़ होती हुई दिखाता हूँ। ये हर पेयर के अंदर होता है। हर पेयर के अंदर ऐसे टाइम ज़रूर आते हैं जिसके अंदर ये होता है, और फिर आपने वो मार्केट में अक्सर सुना होगा जी, वो आपके पंजाबी लोकल लैंग्वेज के अंदर तो ये कहते थे ना, "ओ जी उन्हें लाया सी, उन्हें शुरू कीता सी काम, ओहदे कोल गाड़ी भी आ गई, जद छेती ते ऐ भी आ गया, ते ओ भी आ गया, ते फिर थोड़े अरसे बाद सारा कुछ बिक गया।" वो इसीलिए होता है कि भाई उसको ग्लोबल की इवेंट्स का नहीं पता होता, वो उन दिनों में भी ट्रेड करता है जिन दिनों में ट्रेड नहीं करनी होती, और फिर उसका रिज़ल्ट यही होता है। मैंने आपको इस ग्रुप के फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर इज़ माय डिस्कॉर्ड सर्वर? हियर इट इज़। कमांड्स फॉर ट्रेडिंग। मैंने आपको बताया था कितने दिन पहले, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। हाँ, मैंने आपको 7:10 रात को तकरीबन 22 बजे यानी कि 11-12 बजे मैंने आपको बताया था कि एवरी वॉर पम्प्स द ऑयल एंड गोल्ड मार्केट एंड कॉजेस द मार्केट टू बिहेव एब्नॉर्मल। वी विल ट्रेड विद हाफ रिस्क फॉर अ डे और 2 टू ऑब्जर्व द मार्केट रिएक्शन ऑन दिस ग्लोबल इश्यू। ठीक है? मैंने आपको उस दिन ये बताया था और ये 7 अक्टूबर का दिन था, ठीक है? अब 7 अक्टूबर के बाद मार्केट में क्या, मुझे मुझे पता था ना, मुझे 6 महीने मार्केट में हो गए हैं, मैंने वॉर्स होती हुई देखी है ना, उसका मार्केट पे इम्पैक्ट देखा है, तो मैंने आपको बता दिया। अब ये 7 अक्टूबर की बात है यहाँ पे।
6 अक्टूबर की मैंने रात को आपको बताया था एग्जैक्टली इधर, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है ना वो बाय में जाएगी, उसके बाद और बड़ा शदीद जा सकती है और अब नॉर्मल बिहेव कर सकती है, ठीक है। तो मार्केट विदाउट एनी एनी कोई फंडामेंटल्स, कुछ ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मार्केट को आप करती सिवाय एक वॉर के। और वॉर का इफेक्ट ये हुआ है कि मार्केट आपकी 1000 पिप्स ऊपर चली गई है, ठीक है। तो अब मैं अपने आप को यहाँ पे कोई बहुत बड़ा 30 मार खा कहना शुरू कर दूं या ये कर दूं वो कर दूं, ऐसा नहीं है। मैंने सिंपल मार्केट को देखा हुआ है कि जब कोई वॉर आती है तो मार्केट उसमें क्या रिएक्शन करती है। वो रिएक्शन मुझे एक दफा का पता था, मैंने आपको अगेन बता दिया कि भाई ये रिएक्शन होता है। और आपको भी अब ये चीज इसलिए पता है क्योंकि आप मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मेरे एक्सपीरियंस से आप टाइम ले रहे हैं। और आपको ये पता है कि वॉर के अंदर जो है वो हमने गोल्ड से भी अवॉइड करना है। और मैंने ऑयल का भी सेम एज इट इज आपको मैंने कहा था कि ऑयल मार्केट भी आपको बहुत ज्यादा गैप में खुल सकती है। यहाँ पे उस दिन मार्केट थी और मार्केट यहाँ से उठी है सीधा 400-500 पिप्स जो है वो ऊपर चली गई। उसके बाद सऊदीया ने एक अनाउंसमेंट की है यहाँ पे कि हम जो है वो ऑयल के रेट को कंट्रोल करेंगे। रेट फिर नीचे आया, लेकिन लेटेस्ट अभी इसराइल ने फिर जो है वो कहा है अपना उसको गजा के जो लोग हैं उनको कहा है कि हम जो है वो इन्वेड करने वाले हैं। और वहां पे उन्होंने अनाउंसमेंट किया इन्वेड की, उसके बाद से फिर ऑयल जो है वो हवाओं के अंदर है, इसलिए हम इसको ट्रेड नहीं कर रहे। हम इसको बिल्कुल नहीं अभी ट्रेड करेंगे इन चीजों को जब तक हमारे ग्लोबल इशू सेट नहीं हो जाते, इसलिए हम दूसरे पेयर्स के ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। ये ग्लोबल इवेंट्स होते हैं जो मार्केट के अंदर मूव करते हैं। इसी तरह मैं आपको गोल्ड के अंदर ना एक मजे की चीज दिखाता हूँ जो कि हर बार होती है और हर बार ट्रेडर्स के ऊपर रोना डालते हैं कि जी हमारा जो है वो लॉस हो गया। ऐसा नहीं है कि मैंने उसके ऊपर कभी लॉस नहीं किया भाई, शुरू में हमने भी वो चीजें की हैं, हमने उन गलतियों से सीखा है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे चलते हैं। और लास्ट ना 20 सितंबर को एक 20 सितंबर को 20 सितंबर, हेयर इट इज ओके, सेटिंग्स। 20 सितंबर को आती है जी आपकी फेडरल फंड रेट, ठीक है। अब ये एफओएमसी की जो मीटिंग होती है ना, और इसमें जो रेट्स आने होते हैं, ये सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट होता है, ठीक है। इसकी गोल्ड मार्केट के लिए, क्योंकि जो है ना आपका यूएस अनाउंस करता है कि हम इस साल अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या रखेंगे। अब अगर इंटरेस्ट रेट किसी भी कंट्री का इंक्रीज करता है तो वो उस कंट्री के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और मैंने आपको ये चीज बताई हुई है कि हम, सॉरी मैंने आपको शायद ये बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। हम काम कर रहे हैं एक पेयर में। अब हम गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर के पेयर में काम कर रहे हैं। अगर मार्केट में डॉलर मजबूत होता है किसी भी वजह से, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है या अमेरिका को कोई सोने की कान मिल जाती है, या अमेरिका किसी भी तरह तरक्की करता है, तो अमेरिकन डॉलर का रेट तो जाएगा ऊपर। लेकिन हमें गोल्ड के चार्ट पे कैंडल कौन सी बनी हुई नजर आएगी? हमें उसी वक्त गोल्ड के चार्ट पे कैंडल बनी हुई आएगी नजर रेड। क्यों? क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर। अगर यूएस डॉलर का जब न्यूज आती है ना और मार्केट पंप करती है, तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड का रेट जो है वो लोग गोल्ड ज्यादा खरीदने लग जाते हैं या गोल्ड ज्यादा जो है वो बेचने लग जाते हैं। बेसिकली यूएस डॉलर का रेट बढ़ रहा होता है, उसकी वजह से या तो गोल्ड डाउन जा रहा होता है, और अगर यूएस डॉलर का रेट कम होता है तो उसकी वजह से गोल्ड का रेट जो है वो अप जा रहा होता है, ठीक है। ये इस तरीके से मार्केट जो है वो काम कर रही होती है। इसीलिए जब आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर या इंटरनेशनल न्यूज के अंदर जब ये चीज आएगी कि भाई यूएस का जो रेट है इसका एफओएमसी का इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका बढ़ने वाला है, तो उससे क्या होता है कि यूएस डॉलर के मजबूत होने के साइंस मार्केट को मिलते हैं। उससे फिर ये होता है कि गोल्ड का रेट जो है वो डाउन जाता है, ठीक है। और मार्केट जब किसी भी डायरेक्शन में निकलती है तो फिर वो निकलती है प्रॉपर, ठीक है। वो कम से कम आपको एफएमसी के ऊपर आपने कम से कम 8 दिन और 1000 पिप्स, जब तक ये दो चीजें पूरी ना हो जाए, आपने मार्केट के अंदर काम नहीं करना होता, ठीक है। आपने मार्केट से दूर हो जाना होता है। अब हम इसको टैली करते हैं कि मैं ऐसा जो कह रहा हूँ क्या ये सच है या नहीं है। 20 तारीख है, 20 सितंबर, ठीक है। 20 सितंबर को रेट्स आए हैं और रेट जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही आया, यानी डॉलर के लिए अच्छा हुआ है, ठीक है। अब डॉलर के लिए अच्छा हुआ है ना, तो हम मार्केट में देखते हैं जिसका क्या हिसाब किताब लगा है। ये 20 सितंबर है आपकी, ठीक है। डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, आपको डेट शो हो रही होगी 20 सितंबर 2023। यहाँ से ये एफएमसी की न्यूज आती है हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने एफएमसी के ऊपर ये किया कि आपको कम से कम 1300 पिप्स नीचे जाके मार्केट ने फिर ऊपर का सांस लेने दिया, और अभी शायद शायद थोड़ा सा और चली जाती है, लेकिन नॉर्मल मूवमेंट है कि 1000 पिप्स तक तो हम मार्केट को फिर छेड़ते भी नहीं है। कम से कम 1000 पिप्स तक, यानी यहाँ तक हम मार्केट को छेड़ते भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तक मार्केट बहुत हॉट होती है। इतनी हॉट होती है कि आप उसके अंदर दरमियान में कहीं भी उंगली लगाएंगे ना तो मार्केट आपको जलाएगी, लाजमी तौर पर जलाएगी। आपने उसके दरमियान में ट्रेड लेनी नहीं होती, ठीक है। हम इस चीज को ना मजीद टैली करते हैं कि चलो एक आध दफा तो हो जाता है, ये क्या पता ये आगे पीछे ऐसा ना होता और मैं आपसे कोई इस तरह की बात कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि पिछली बार ये काम हुआ 26 जुलाई 2023 में। यहाँ पे मार्केट थी, मार्केट ने अगेन गिरना स्टार्ट किया और रिवर्सल से पहले मार्केट आपको कम से कम 950 पिप्स तक की मूवमेंट जो है वो तकरीबन देके गई है, ठीक है।
मार्केट आपको यहाँ तक की मूवमेंट दे के गई है और फिर जाके मार्केट ने आपको कोई उठने का जो है वो दोबारा मौका दिया है, ठीक है। इसको हम फर्दर वेरीफाई करते हैं थर्ड टाइम, ठीक है। 14 जून 2023 को फिर ये काम हुआ, ठीक है। 14 जून, लेट अस सी के 14 जून किधर है। 1 2 3 4 14 जून, वेयर इज 14, हियर इट इज, ठीक है। 14, हाँ, यहाँ से आई मार्केट, ठीक है। यहाँ पे मार्केट का डाटा थोड़ा सा शायद मिक्स आया हो, मार्केट गई है फिर ऊपर गई है, लेकिन फिर अगेन मार्केट ने अपना डाउनफॉल कंटिन्यू रखा है और तकरीबन तकरीबन कोई 600 पिप्स तक की मूव मार्केट ने डाउन दी है। और यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट इसलिए मार्केट ने इतनी ज्यादा डाउन नहीं दी क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर से काफी नीचे आ चुकी हुई थी। मे बी पिछली एफएमसी का असर हो या कोई इस तरह का, लेकिन मार्केट ऑलरेडी डाउन मूवमेंट के अंदर फिर मजीद जो है वो आपको 600 पिप्स डाउन मूव आपको मार्केट देके गई है। रीजन रीजन एफएमसी। तो इस तरह के जो डाटाज होते हैं, फिर आपके पास एक आती है, जो कल आपके पास एक न्यूज आई थी ना गोल्ड की। लेट मी शो यू। न्यूज के ऊपर वैसे मेरा एक पूरा अलहदा से भी एक लेक्चर होगा, लेकिन मैं बस आपको कल की जो दोबारा शो कर देता हूँ। न्यूज के ऊपर मैंने एक प्रॉपर एक अलहदा बनाया हुआ है। ये आपकी सीपीआई का डाटा था ईयर बाय ईयर का। अब एक डाटा है, वो डाटा ईयर बाय ईयर है, तो आपको वो वैसे ही नजर आ रहा है कि यार ईयर बाय ईयर का डाटा है, पूरे साल का एक डाटा है, तो उसका मार्केट के अंदर ठीक ठाक असर होगा। इसलिए जो है ना वो कल हमारा टीपी लगते लगते सिर्फ 5 पिप से जो रह गया ना, वो सिर्फ इस वजह से रह के गया कि आपका ये डाटा बहुत स्ट्रॉन्ग था और इस डाटे की एवरेज मूवमेंट जो है वो 100-150 पिप है। इस तरह आपको हर डाटा की मूवमेंट जो है वो पता लगेगी, ठीक है। न्यूज के ऊपर मेरा पूरा एक लेक्चर होगा, उसके ऊपर मैं आपको फिर बताऊंगा कि आपने हर न्यूज का इम्पैक्ट जो है वो प्री एनालाइज कैसे करना होता है ना, कि इसका अब की बार क्या इफेक्ट होने वाला है। आपको इंशाल्लाह ये चीजें भी जो है वो समझ आ जाएंगी उस लेक्चर के बाद, तो इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम देखते हैं। ये चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी मैंने करवा दी है। अब मैंने आपको बार बार कहा है कि सेंट अकाउंट बनाना है। सेंट अकाउंट बेसिकली क्या होता है। देखिए, अगर आप मार्केट में स्टार्ट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल $100 से नॉर्मल अकाउंट पे, ठीक है। $100 से अगर आपको स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके पास 0.01 से लेके और कम से कम जो आपके पास ऑप्शन होता है ना ट्रेड ओपन करने का, वो ये होता है, ठीक है, 0.01, ठीक है। और अगर आप 0.01 की ट्रेड ओपन करते हैं तो तकरीबन 2.5% रिस्क बनता है आपका, ठीक है। अब इसके अंदर आप लेयरिंग नहीं कर सकते फॉर श्योर, क्योंकि आप एक ही ट्रेड ओपन करते हैं जो कि 0.01 की होगी, ठीक है, 2.5% के अंदर। अगर ये चीज आपको भी नहीं भी समझ आती है ना, तो बी कंफर्टेबल विद इट, आप इसको बस सुन लें और आपको इंशाल्लाह बाद में चीजें समझ आएंगी, ठीक है। अच्छा, $100 के ऊपर तो होगा आपके साथ ये काम, ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाए कि आपका ये $100 एज अ $100 ना काउंट हो, बल्कि ये आपके 10,000 सेंट काउंट हो, तो आप उससे क्या कर पाएंगे कि आप उससे ज्यादा लॉट साइज भी ओपन कर पाएंगे और उसकी लेयरिंग भी कर पाएंगे और बहुत कुछ और भी कर पाएंगे। लेक्चर इज ऑन रिकॉर्ड और नॉट? ओके, इट्स बीन रिकॉर्ड, ठीक है। तो आप उससे ज्यादा ज्यादा काम भी कर पाएंगे। तो जो सेंट अकाउंट होता है ना, सेंट अकाउंट बेसिकली वो आपके $10 को शो ऐसे करेगा जैसे वो 1,000 सेंट्स हैं, ठीक है। और फिर 1,000 सेंट्स के ऊपर आप 0.01 की लेट से आप 3 लेयर्स भी खोल लें, तो आपका वो ओवरऑल जो रिस्क होगा ना, वो काफी मैनेजेबल होगा, ठीक है। ये आपके पैसे डॉलर्स को सेंट्स में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल, जैसे यार पाकिस्तानी रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो आप अगर एक जगह कहें कि जी मैंने ₹10 से ट्रेड करनी है, तो आपको ज्यादा बड़ी अमाउंट रिस्क पे लगानी पड़ेगी पर ट्रेड। आपको कम से कम ₹1 तो लगाना पड़ेगा ना, फिर कम से कम पर ट्रेड वो आपके अकाउंट का 10% बन जाएगा। तो आपने तो 10% नहीं लगाना। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ कहें कि यार मैंने 1,000 पैसे पे ट्रेड करनी है, अब आप कम से कम कितने पैसे लगा पाएंगे? अब आप कम से कम 1 पैसा भी ट्रेड पे लगा सकते हैं या 10 पैसे ट्रेड पे आप लगा सकते हैं। तो वो आपके अकाउंट का काफी कम एक रेशियो बन जाएगी जो आपने ट्रेडिंग के ऊपर एज अ रिस्क लगाई हुई है, ठीक है। तो आपका जो सेंट होता है ना अकाउंट, वो बेसिकली कन्वर्ट करता है इस सारे सिस्टम को ना, आपके डॉलर अकाउंट को सेंट में कन्वर्ट करता है। आपको ट्रेडिंग आ जाती है सिर्फ $10 के अकाउंट पे, आपको पूरी ट्रेडिंग समझ आ जाती है, ठीक है। बजाय कि आप मार्केट में स्टार्ट हो आते साथ ही घर से पैसे लें, इधर से पैसे लें, उधर से पैसे लें, 100 या $1,000 आप इन्वेस्ट करते हैं और आप वही लॉस करके बैठते हैं। उसकी बजाय आप सिंपल क्या करें, आप $10 का अकाउंट बनाएं अपनी सिंपल पॉकेट मनी से, उससे आप ट्रेडिंग सीखें। जब आपको आ जाएगी तो फिर यू जस्ट हैव टू ऐड अ जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ द फिगर एंड यू विल गेट योर हैंडसम अमाउंट ऑन व्हिच यू कैन ट्रेड, ओके। उसके अंदर फिर आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, अब ये सारा कुछ यहाँ पे भी इसी तरह एक्सप्लेन है, जैसे 1 USD के अंदर 100 सेंट लॉट्स होती हैं। इसी तरह ये आपका लॉट साइज भी आप कम उठा पाएंगे उसके ऊपर, और ज्यादा आप उसके ऊपर कम रिस्क के साथ जो है वो ट्रेड कर पाएंगे। Cent account are trading account within retail foreign exchange trading and with balance measured in cent instead of US dollar. Trading account dealing in cents and handled in the same way as an US dollar account with only difference being, sorry,
नॉमिनल अमाउंट, ठीक है। अमाउंट छोटी होती है बस, और इसके ऊपर अच्छा, इस पे मजे की एक चीज बताऊं ना, जिस ब्रोकर के ऊपर मैं काम करता हूँ ना, आप किसी भी ब्रोकर के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन जिस ब्रोकर के ऊपर मैं काम करता हूँ ना, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जिस ब्रोकर के ऊपर मैं काम करता हूँ ना, उसके ऊपर अगर आप ब्रेक इवन उसी प्राइस पे कर देते हैं ना, यानी आप जिस प्राइस पे आप ट्रेड ओपन करते हैं और जिस प्राइस पे आप ट्रेड क्लोज करते हैं, अगर आपके वो प्राइस सेम भी है ना, तो आपके अकाउंट में से कटता कुछ नहीं है। बड़े अकाउंट के अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस कट जाती होती है, आपके सेंट अकाउंट के ऊपर वो भी नहीं कटती स्टार्ट में, ठीक है। ये भी आपको बेनिफिट होता है स्टार्ट में ट्रेडिंग सीखने का, आप कंफर्टेबली ब्रेक इवन कर पाते हैं, ठीक है। ये चीज भी आप माइंड के अंदर रखिएगा, बस रख लीजिएगा। अगर आपको नहीं भी अभी समझ आए तो कोई इतना इशू नहीं है, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगला जो मेरा लेक्चर है ना, सरप्राइजिंगली वो इसी चीज के ऊपर है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगला जो मेरा लेक्चर है ना, वो गेट इनटू फॉरेक्स बेसिक्स, यानी इसके अंदर मैंने बेसिकली ब्रोकर के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, उसके अंदर डिपॉजिट्स कैसे करने हैं, उसको ट्रेड कैसे करना है, सेंट अकाउंट कैसे बनाना है, दूसरा अकाउंट कैसे बनाना है नॉर्मल वाला, वो मैंने सारा अगले लेक्चर के अंदर आपको वैसे ही बता देना है, ठीक है। इसलिए इंशाल्लाह आपको उस टाइम ये चीजें समझ आ जाएंगी, अगर आपको अभी नहीं भी समझ आ रही तो इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। बस आपने ये जो लेक्चर है, ये मैं जहां भी कहीं अपलोड करूंगा ना, तो फॉर श्योर आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लाजमी पढ़नी है, तो आपको ये चीज़ें इंशाल्लाह जो है फिर समझ आ जाएँगी, ठीक है? जो कोई भी चीज़ अगर मैंने कोई सपोर्टिव लिंक देना हुआ, कोई न्यूज़ का या व्हाट्सएवर, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दूँगा। अगर मेरे चैनल का लिंक होगा व्हाट्सएवर, इट वुड बी इन डिस्क्रिप्शन, ओके? सो ये आज का पूरा लेक्चर था। ये हो गया लेक्चर, अब जो है वो आप यू आर अलाउड टू ओपन योर माइक्स, और कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर अगर भी रह गया है कि हमने कितने फंड से ट्रेड करनी है और रेलेवेंट टू दिस लेक्चर, तो आप वो मुझसे कर लें। हेलो। जी, जी। ए भाई, मैं ना इधर न्यू हूँ, तो मैंने ना एक बात कंफर्म करनी थी कि अगर एक चीज पे हमने लगा दिया, अपना पैसे लगा दिए हैं, हुँ, तो हमें उसका वो है प्रॉफिट भी सेट करना होता है और जो लॉस है वो भी सेट करना होता है। ठीक है। जी करना होता है। तो जो अगर लॉस हम बिल्कुल जीरो रखें और जो प्रॉफिट उसे हाई कर दें, ऐसा नहीं हो सकता? अ, अच्छा, इसमें ना फ़िदा भाई 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अभी ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये इस वाले लेक्चर से रिलेवेंट नहीं है। इसके लिए ना आपको मैं प्रॉपर बताता हूँ, मैं आपको स्क्रीन तो मेरी ऑलरेडी शेयर हो रही है। मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए मैंने पूरा लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ है आगे। उसके अंदर मैंने आपको ये एनालिसिस और हम ऐसा क्यों कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते ना, वो मैं आपको सारा बताऊँगा। ब्रीथिंग स्पेस देनी होती है थोड़ी-सी ना ट्रेड को। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में बस एंटर होंगे और ट्रेड आपकी बात मानेगी और आपसे फ़ौरन जो है वो उस साइड पे चलना शुरू कर देगी जिस साइड पे आपने बेट किया हुआ है। इसके लिए लेक्चर है बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग। अभी तो हम बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग पे आए भी नहीं है, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ वो क्वेश्चन एड्रेस कर रहा हूँ जो आपको बाकी लोग इतनी जल्दी एड्रेस नहीं करते होते। मैं आपको इन डिटेल वो चीजें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी तो बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग हमने स्टार्ट नहीं किया, उसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको चीज एड्रेस कर दूंगा, ठीक है। ओके। और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। जी अली भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। आपने बोला कि अगर हम जिस प्राइस पर सेंट अकाउंट में ट्रेड लेते हैं उसी प्राइस पर हमारा ब्रेक इवन हो जाता है, तो हमारे अकाउंट में से कुछ नहीं कटता। हाँ, लेकिन ब्रोकर जो आपको पता है सेंट अकाउंट में कमीशन रखता है, वो तो कट होती है ना? कुछ नहीं, वो भी नहीं कट होती, कुछ भी नहीं कट होता। कमीशन उसका जो है ना वो कट होता है जब ट्रेड पॉजिटिव के अंदर जाती है ना, वहां पे उसका स्प्रेड कट होता है। ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा कमीशन कट होता है। अगर सेम लेवल के ऊपर ब्रेक इवन हो जाए तो ब्रोकर कुछ भी नहीं काटता, जीरो पे बंद कर देता है। बड़े अकाउंट के अंदर ये चीज नहीं आती। छोटे अकाउंट के अंदर जो है ना, वो छोटे अकाउंट के अंदर ब्रोकर यानी सेंट अकाउंट के अंदर कुछ भी नहीं काटता। ऑलराइट। अच्छा, इसके अंदर ना अहमद भाई का क्योंकि पर्सनल मैं जानता हूँ कि शौक है इसका क्रिप्टो का, लेट मी ऐड इन इट फॉर यू कि क्रिप्टो के अंदर ना टोटल जो वॉल्यूम है ना आपके बिटकॉइन का, अभी बिटकॉइन का मार्केट कैप क्या चल रहा है करंटली, लेट मी जस्ट सी दैट। अगर आपको पता है तो आप बता दें मुझे। बीटीसी मार्केट कैप राइट नाउ, क्योंकि तकरीबन बीटीसी का जितना होता है ना उतना ही मिला के, अच्छा 590 बिलियन चल रहा है। लेट मी जस्ट सी अली भाई एक, ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अभी जो बीटीसी है ना आपका टोटल मार्केट कैप उसका चल रहा है $520 बिलियन, ठीक है। उसी के अंदर डेली बाइंग होती है, डेली सेलिंग होती है, वट एवर जो कुछ भी होता है उसके अंदर होता है, ठीक है। अब आपकी डेली की जो एवरेज मूवमेंट है ना बीटीसी की, वो नॉर्मली 8-10 होती है नॉर्मल डेज के अंदर। अब यानी 8-10% का मतलब ये है कि इसका 10% क्या बनेगा, 52 बिलियन। हाँ, 52 बिलियन डॉलर जो है ना रोज इस मार्केट के अंदर ऐड और माइनस हो रहे होते हैं नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, ठीक है। जब मार्केट आपकी 8-10% मूवमेंट चल रही हो, नॉर्मली इससे कम होती है, 5-6% होती है। अब अगर ऊपर के 5-6 बिलियनर्स मिल जाए ना और वो इन्वेस्ट ना भी करें, वो खड़े खड़े सिर्फ फूक मार दें कि भाई हम जो है वो इतना इन्वेस्ट करने लगे हैं, तो आपकी पूरी मार्केट ना हिल जाती है बीटीसी की, क्योंकि इसका टोटल मार्केट कैप ये है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? अब हम देखते हैं फॉरेक्स का मार्केट कैप। फॉरेक्स मार्केट कैप,
या फॉरेक्स मार्केट वॉल्यूम। फॉरेक्स के अंदर ना डेली ये पता नहीं कितने अरसे से तो मैं सुन रहा हूँ कि 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स डेली ट्रेड हो रहा होता है पर डे, ठीक है। 5.7 ट्रिलियन डॉलर्स पर डे 2022 अप्रैल के अंदर हुआ है, ठीक है। नॉर्मली इतना हो रहा होता है। अब ये खाली वो है जो पर डे प्लस और माइनस ट्रेड होता है, ठीक है। और आपका बीटीसी का टोटल जो था वो हमने देखा था 520 बिलियन, जो टोटल है, जो उसकी यानी क़यामे दुनिया से लेके उसकी जो आखिरत तक का सारा हिसाब किताब है ना, वो भी 5.52 बिलियन डॉलर्स का चल रहा है। 520 बिलियन डॉलर्स का। और जब हाईएस्ट पे गया था तो 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक चला गया था, 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स टू बी वेरी एग्जैक्ट। और आपका फॉरेक्स जो है वो डेली बेस के ऊपर 7.3 ट्रिलियन हो रहा होता है, ठीक है। अब इसमें मजे की चीज मैं आपको बता दूं, फॉरेक्स जो है ना, फॉरेक्स वो उसके अंदर भी आपकी जो गोल्ड और ऑयल मार्केट है, ये अप टू सम एक्सटेंट ये दोनों जो मार्केट्स है ना, ऑयल और गोल्ड, ये दो जो पेयर्स हैं, ये दो पेयर्स फिर भी जो है ना आपके वो हैं, कंट्रोलेबल हैं। यानी इनके अंदर भी जो है ना वो मार्केट जो है ना वो ब्रोकर्स ट्रैप करते हैं बायर्स और सेलर्स को, कंट्रोलेबल है, थोड़ी सी मैनिपुलेटिव है ये वाली मार्केट ना आपकी गोल्ड और ऑयल के मामले में। इसके अलावा अगर आप प्योर फॉरेक्स करेंसीज के ऊपर करते हैं ना काम, करेंसीज बहुत सेफ है, बहुत ज्यादा सेफ। लेकिन करेंसीज के अंदर मसला ये है कि आपको ट्रेड्स थोड़ी मिलती हैं। अभी आप देख रहे हैं जीबीपी के अंदर हम रोज ट्रेड करते हैं, एक आध टीपी बस रोज लेके उठ जाते हैं। लेकिन जब हम ऑयल में ट्रेड कर रहे होते हैं और गोल्ड में ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो डेली दो दो तीन तीन चार चार टीपीज हम लेके उठ रहे होते हैं। तो हमारी मजबूरी है कि हमने इसके अंदर काम थोड़ा सा करना होता है, क्योंकि ऑयल और गोल्ड के अंदर हमें डेली टीपीज थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती हैं। फिर भी आई वुड से कि ये दोनों थोड़ी सी कंट्रोलेबल है। रीजन, कोई किसी भी मुल्क की ना इकोनॉमी नहीं डिपेंड हो रही इसके ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड आज सारे का सारा तबाह हो जाए तो किसी दूसरे मुल्क की इकोनॉमी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी मुल्क की पूरी इकोनॉमी बैठ रही है, यूएस की जनाब एकदम आप सुने कि यूएस की इकोनॉमी बैठ गई, ओए होए होए, तो यूएस कितना नीचे आ जाएगा, डॉलर कितना नीचे आ जाएगा। डॉलर आपका 10 रुपए का तो नहीं होने लगा। मैक्सिमम क्या होगा, एक दिन में 10 रुपए गिर जाएगा, 11 12 20 रुपए गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने लगा कि ओवरऑल डॉलर ही जो है वो 10 रुपए पे आ जाए। लेकिन अगर गोल्ड और ऑयल आ जाए ना तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। उसकी सॉलिड एग्जांपल क्या है, उसकी सॉलिड एग्जांपल ये है कि आपका जो पेंडेमिक आया था कोरोना का, कोरोना के दिनों में ऑयल का रेट आपने सुना होगा, इंटरनेशनली सबने सुना था वो, कि पूरे बच्चे बच्चे को पता था कि ऑयल का रेट जो है वो $0 पर बैरल आ गया था। उससे क्या हुआ, डॉलर का रेट तो नहीं गिरा। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये मार्केट भी मैनिपुलेशन के ऊपर तो खड़ी है, यूएस ऑयल की मार्केट मैनिपुलेशन के ऊपर तो खड़ी है। लेकिन अप टू सम एक्सटेंट ये क्रिप्टो से कम मैनिपुलेटिव है, ठीक है। और उसके अलावा एक नहीं तो दूसरे लेवल के ऊपर रिस्पेक्ट दे देती है। और हमारा स्ट्रक्चर जिस तरह का है उसमें हम इसके अंदर एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट के अंदर खड़े होते हैं। लेकिन अगर आप बात करें क्रिप्टो की, तो इलन मस्क अगर आज फूक भी मार देना थोड़ी सी कि जी डॉज कॉइन इधर से इधर जा रहा है, तो एक दो 10 बिलियन डॉलर तक की, $20 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट उसके अंदर एम ही गिर जाती है। शिप कॉइन का उसने एक दफा वो डीपी लगाई थी, तो उसके ऊपर आई थिंक सो कि पता नहीं कितने, आई थिंक सो 100 या पता नहीं $200 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके ऊपर चली गई थी। रिसेंटली उसने वो बेबी डॉज का लगाया था, ट्विटर का लोगो कर दिया था बेबी डॉज का, उसके ऊपर भी मार्केट काफी ज्यादा जो है वो इस तरह वोलेटाइल हो गई थी। तो अप टू सम एक्सटेंट मैं आपको पॉइंट मेरा ख्याल है कन्वे मैंने कर दिया है कि गोल्ड और ऑयल ये दोनों फिर भी कुछ हद तक मैनिपुलेटिव हैं, लेकिन रिस्पेक्ट देते हैं। क्रिप्टो से कम मैनिपुलेटिव है, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट मैनिपुलेटिव ये भी हैं। लेकिन फिर भी हमें ये रिस्पेक्ट अच्छी दे जाते हैं। क्रिप्टो इज वेरी मैनिपुलेटिव। मुझे इसलिए पर्सनल ज्यादा पसंद है गोल्ड, ये फॉरेक्स की मार्केट ना, कि इसके अंदर अच्छे तरीके से ज्यादा जो है वो काम हो सकता है। और सेकेंडली इसके अंदर ना रिस्क जो है वो लेवल्स जो है ना वो काफी डिफाइंड होते हैं। वो जब मैं आपको बेसिक एनालिसिस सिखाऊंगा ना, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर रिस्क क्यों कम है क्रिप्टो से। क्रिप्टो में आपको ना रिस्क मार्जिन ज्यादा रखना पड़ता है, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। प्रॉफिट उसके अंदर भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। हो सकता है कि मैं अभी इतना नालायक हूँ क्रिप्टो के अंदर और ये वो, इसलिए मैं अभी उसकी तारीफें नहीं कर रहा। तो माइट बी मेरी ना हेली हो, लेकिन मुझे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगती वो मार्केट ना। रीजन उसके फैक्ट्स और जो लॉजिक्स जो मुझे समझ आते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, ठीक है। और यार ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आप जो है ना वो आज मुझसे समझ लें इसी लेक्चर के हसूले बरकत से, कि जो फ्राइडे की मार्केट होती है ना, फ्राइडे की मार्केट में आपने ट्रेड ये चीज सोच समझ के करनी होती है कि आपने मार्केट में ट्रेड ओपन नहीं छोड़नी, ठीक है। आपने कम से कम रात को 3 बजे मार्केट ने अगर बंद होना है ना, तो आप 1 1:30 बजे अपना ऑर्डर, अगर माइनस में चल रहा है तो उसको माइनस में हैज कर दें वहीं पे। अगर प्लस में चल रहा है तो प्लस में हैज कर दें। आपने उसको छोड़ना नहीं होता, स्पेशली उन कंडीशन में जिन कंडीशन में वॉर चल रही है, ठीक है। क्योंकि वॉर के अंदर होता ही है, मार्केट बंद यहाँ पे होती है, खुलती यहाँ पे है। मैं अपने ब्रोकर के अंदर आपको दिखा देता हूँ ये चीज, बल्कि ब्रोकर में क्या मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखिए मार्केट यहाँ बंद हुई है ऑयल की। अब अगर किसी ने यहाँ पे अल्लाह के बंदे ने बाय की ट्रेड लगाई, सेल की ट्रेड लगाई होगी और उसने रात को ओपन छोड़ी होगी, तो उसकी मार्केट खुली कहाँ पे है, यहाँ पे। दरमियान में अगर आपने एसएल सेट भी किया होगा ना, वो एसएल हिट नहीं होगा।
मार्केट खुलेगी यहाँ पे तो एसएल यहीं पे जाके हिट होगा, आपको इकट्ठा खुलते साथ ही अकाउंट के अंदर लॉस कितना होगा, कम से कम 300-400 पिप्स का, ठीक है। अगर 2% पर ट्रेड लगाया हुआ था ना ट्रेड पे, तो कम से कम वो कोई 8-10% आपका उड़ा देगा एक ही ट्रेड के अंदर विदाउट एनी रिकवरी। इस चीज को आपने माइंड के अंदर इस चीज को आपने माइंड के अंदर रखना होता है कि आपने फ्राइडे को जो है ना ओपन नहीं छोड़ना होता। वरना अभी गोल्ड जिस पोजीशन में है ना, यकीन माने यहाँ पे गज वज के सेल होता है ये। अगर आज कल का दिन में पड़ा होता ना, तो यहाँ पे मैं आपको कहता कि आप 5% रिस्क पर ट्रेड का भी लेके ना आप यहाँ से सेल कर सकते थे इजीली। मार्केट ने यहाँ से नीचे आना है, फॉर श्योर आना है, 100% आना है। लेकिन मसला ये है, वॉर कंडीशन है। इसराइल ने अगर एक दो बम ज्यादा मार दिया ना फलस्तीन के ऊपर, तो होना यही है कि मार्केट जो है ना आपको शायद यहाँ पे अगले दिन खुल के मिले। तो ये थोड़ी सी कंडीशन होती है जिसका आपने ख्याल रखना होता है। और ओके, ऑल क्लियर। मजीद भाई किसी को क्वेश्चन? बेसिक हमारा जो है ना, हाँ मैं की पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ। बेसिक हमारा जो सीन था ना, वो यही था। सबसे पहले लोग ये पूछते होते हैं कि यार हम कितने फंड से फॉरेक्स के अंदर एंटर हो। तो मैंने आपको जिस तरह बताया, इट डजेंट मैटर कि आप कितने फंड से एंटर हो रहे हैं, एज लॉन्ग एज आपका रिस्क स्ट्रक्चर प्री डिफाइंड है और आपको आदत है 2% प्रॉफिट करने की। 2% प्रॉफिट करने की आदत डाल लें। उसके बाद आपका फंड $100 है, तो आपने उस पर भी 2% प्रॉफिट करना है। आपका फंड $1000 है, आपका फंड $1,00,000 है, आपने सबके ऊपर 2% प्रॉफिट कर लेना है पर ट्रेड, ठीक है। आपने प्रैक्टिस करनी है एक डेमो अकाउंट पे, जो आपने कम से कम डबल करना है 2% पर ट्रेड रिस्क के साथ। फिर आपने एक सेंट अकाउंट डबल करना है 2% ट्रेड पर रिस्क के साथ। ये करते करते इसी इसी खप के अंदर आपको 6 महीने गुजर जाएंगे मार्केट में। जब आपको 6 महीने गुजर जाएंगे, तो आपके सामने क्वार्टर बाय क्वार्टर की न्यूज़ भी निकल चुकी होंगी, एफओएमसीज भी निकल चुकी होंगी, बिग बैंग की रिपोर्ट भी निकल चुकी होंगी, बिग की इवेंट्स भी हो चुके होंगे। फॉर एग्जांपल कोई ग्लोबल पेंडेमिक है, या कोई पेंडेमिक तो चले बनी ना 100 ईयर्स आती है आपकी, जो उसके अंदर आ जाती हैं, वॉर्स आ जाती हैं, क्योंकि जब इन लोग एक दूसरे को जिंदा तो रहना नहीं देना चाहते ना, किसी ना किसी तरह तो हमने मारना है एक दूसरे को। तो वो पेंडेमिक अगर आ जाए, तो वैसे दुनिया सुकून में होती है, वो 100 ईयर्स में एक दफा होती है। अगर वो ना चल रही हो, तो फिर नॉर्मली वॉर चल रही होती है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें, पहले हम अफगानिस्तान में जो है वो लोगों को मार रहे थे अमेरिका के साथ मिलके। फिर हम जो है वो आपके जो है वो लीबिया के अंदर और आपके जो है वो सूडान के अंदर जो है वो हमने बंदे मारे हैं। फिर उसके बाद हमने जो है वो लेबनान के अंदर ऐसी तैसी फिरी है वहाँ की। आजकल हम जो है वो फिर थोड़े देर से बाद हम यूक्रेन के साथ फड्डा डाल के बैठे हैं, रशिया बन के। फिर हम जो है वो आपका इस तरह के यानी इवेंट्स होते रहते हैं, आपको वो भी आइडिया हो जाएगा कि मार्केट उन इवेंट्स के अंदर कैसा बिहेव करती है, ठीक है। फिर आपको 1 डे 1 वीक मंथली कैंडल्स का आइडिया हो जाएगा कि वो जोन्स किस तरह स्ट्रॉन्ग बनते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो। उसके अलावा आपको जब बार बार आप 2% के ऊपर 6 महीने में कुछ 6-7 महीने की ट्रेड कर लेंगे, तो आपको जो है ना वो फिर आइडिया हो जाएगा कि लिक्विडिटी जोन्स किस तरह वर्क करते हैं, ठीक है। मोइज भाई ने भी मुझे पर्सनल में एक मैसेज सेंड किया, इसलिए मैंने हिस्ट्री सुनाना बंद कर दिया, कोई बात नहीं। फिर आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दिखाई कि एफएमसीज किस तरह काम करती हैं, और किस तरीके से वो सारा कुछ जो है वो होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा सेंट अकाउंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, एंड दैट्स ऑल द स्टफ। अभी भी अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना चैट में सारे ऑल क्लियर लिखें, और फिर हम इसको बंद करते हैं। और अगर किसी का मूड है कि नेक्स्ट क्लास अभी करनी है, तो बता दे, मैं देखूंगा, अगर कर सकते हो तो हम देख लेंगे। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, इतना काफ़ी है आज के लिए। अच्छा ही ठीक है, क्लियर, ओके हो गया। चलिए ठीक है जी, बहुत मज़ा आया। आई वॉज पर्सनली वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस क्लास। इजी हो जाए कल से ही, बाकी ऑल क्लियर, ठीक है। ठीक है जी, ये मैं लेक्चर जो है वो इसको कर देता हूँ स्टॉप, और इसको फिर हम अपलोड कर लेते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।